आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। जो आप सभी स्टूडेंट का वेलकम करता है फॉर योर एग्जाम, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन, सीयूईटी, यूजी, पॉल साइंस के लिए, जो मई 2026 में कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके लिए रिवीजन पर्पज से ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो सभी स्टूडेंट्स अगर इसकी प्रीवियस क्लास को देखना चाहते हैं तो वो जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वो थ्रू कर सकते हैं कंटेंट को। एंड ये हमारा चैप्टर 4 रहने वाला है। ये हम चैप्टर 4 तक पहुंच गए हैं एंड यूनिट 1 में टोटल 7 चैप्टर हैं। इसमें हम 4 चैप्टर को अभी तक पूरा कर चुके हैं। हम आगे देखेंगे 5th 6th 7th की बात करेंगे एंड यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 2 पे शिफ्ट करेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे ये चैप्टर्स को। इसके बाद हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। प्रैक्टिस यूसीयूटी पॉल साइंस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के लिए गेम चेंजर एंड एक रैंक बूस्टर की तरह लेते हैं हम प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस के बिना कंटेंट कितना भी पढ़ लो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं पीवाईक्यूज़ की एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। सो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अगर नुकसान करेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है जो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी एंड कॉन्टेंट को भी फॉलो करना है एंड दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ना है एंड अपना स्कोर बूस्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 4 से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। So in the present time, international organization plays a very important role at the global level of economic, political, culture, and social development. Their objectives are comprehensive. They create platform where developed and developing nations work together for society, promote mutual harmony, and offer solutions to global problem through cooperation. हमने देखा था after वर्ल्ड वॉर एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हमारे पास ओनली यूएसए सुपर पावर के रूप में हमारे पास बचा था। is the only superpower we have globally, जिसके साथ हमको ग्लोबल पावर यूएस के बाद हमें देखने को मिले थे कई चैलेंजेस, जिसमें थे ग्लोबल वार्मिंग, डिसीजेस देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, टेररिज्म देखने को मिलते हैं। सो दैट्स वाई हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हुई एंड देखेंगे वाई वॉज द यूएन नीडेड एंड कुछ उसके मेजर पॉइंट्स को देखेंगे एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कोर आइडिया क्या है एंड वो कैसा प्लेटफॉर्म हमें कलेक्टिवली प्रोवाइड करवाता है, तो इसकी देखेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये कोई सुपर स्टेट नहीं है। इट्स नॉट अ सुपर स्टेट और सुपर नेचुरल स्टेट, जस्ट अ ऑर्गेनाइजेशन एंड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर्स पे अथॉरिटी नहीं रखता है, नहीं शो करता है। ये बस एक प्लेटफॉर्म कलेक्टिवली प्रोवाइड करवाता है एक डिस्कशन के लिए, जहाँ पर वॉर का ट्रांजिशन ना हो पाए किसी भी इश्यूज़ के चलते एंड किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कलेक्टिवली नेशंस के लिए। दैट्स वाई हम आगे देखेंगे। जैसा कि हमने देखा था, हम जानते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में हमने बात करी थी यूरोपियन यूनियन की, जो एक सुपरा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखने को मिलता है, जहाँ पर स्टेट्स अपनी कुछ सोवर्निटी ट्रांसफ़र करते हैं अपने यूरोपियन यूनियन में। तो वहाँ बट ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप किसी भी अथॉरिटी से बाउंड नहीं है। आप चाहे किसी भी डिसीजन को यूनाइटेड नेशंस के अपोज भी कर सकते हैं, क्रिटिकल एवेलुएट भी कर सकते हैं, बट आप उसके लिए बाउंड नहीं करते हैं। तो ये देखेंगे यूनाइटेड नेशंस, बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट की या नीड की। सो स्टार्ट करते हैं, की फैक्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था एंड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ 30 अक्टूबर। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया ने इसकी मेंबरशिप को अडॉप्ट किया था 30 अक्टूबर 1945। एक बार और याद कर लेते हैं 30 अक्टूबर 1945, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली सब इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, बट हमें एक लेवल अप करना है अपने एग्जाम के लिए, फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए 30 अक्टूबर 1945। आगे देखते हैं इसमें करंट मेंबर्स कितने, 193 कंट्रीज़ के मेंबर है टोटल एंड चार्टर साइंड बाय 50 कंट्रीज़। पोलैंड वाज द 51 एंड टोटल फाउंडिंग मेंबर्स थे 51। ओके, सो 24 अक्टूबर को 50 कंट्रीज़ ने साइन किया था चार्टर को। अब देखते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ नीडेड फॉर नेशंस एंड कंट्रीज। सो देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें 1914 से 1918 के बीच में जो हमें देखने को मिलता है, मेड द वर्ल्ड रियलाइज दैट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज नीडेड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। जहाँ पर हम देखते हैं लीग ऑफ नेशंस को
and this led to the birth of the League of Nations, which was initially successful but failed to prevent World War II. अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें एंड उसके बाद हम पीस मेंटेन करने की बात करें, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की बात करें एंड चैलेंजेस एंड इश्यूज़ को सॉल्व करने की बात करें, तो उसमें लीग ऑफ नेशंस के आइडियाज़, कोर आइडियाज़ फेल कर गए थे. इसके ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर अचीव नहीं कर पाया था. दैट्स वाई हमको वर्ल्ड वॉर सेकंड देखने को मिलता है. एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमने यूएन का बर्थ देखा, जो मेक श्योर करता है कि वर्ल्ड वॉर थर्ड ना देखने को मिले हमें एंड पीस मेंटेन हो, एंड एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ पर डिस्प्यूट्स को एड्रेस किया जाए एंड चैलेंजेस को, इश्यूज़ को रेज किया जाए एंड सॉल्व किया जाए. दैट्स वाई वंस अगेन द नीड अरोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस एंड ब्रिंग देम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म. दस द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस. हमने बात करी, लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. दैट इज डायरेक्टली शोन इन आवर एग्जाम. ये आपको लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पर हमने एमसीक्यू में डिस्कस किया भी हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस किसका सक्सेसर है. तो ये लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है जो 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था. एंड यूनाइटेड नेशंस को हमने देखा जो हमारा 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था. सो इसकी डेट्स को याद रखेंगे. आगे देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. तो हमें यूएन के एक सेक्रेटरी जनरल का ये कहना था कि यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू heaven but to save it from hell. देखने को मिलता है यहाँ पे कि सिक्योरिटी काउंसिल के एक जनरल सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा गया था, ये कोट रिप्रेजेंट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के लिए कि यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल. बट इसका मतलब ये हुआ कि यूएन कोई एक सुपरा नेचुरल पावर एंड कोई ऐसा अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको हेवन तक ले जाने की बात करे, बट वो मेक श्योर करते हैं कि आप वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच पाए. आपके बेटरमेंट के लिए बात करते हैं, आपके लिए हेल्थ जैसी इन्वायरमेंट ना बने, हेल्थ जैसी इन्वायरमेंट से बचाने के लिए ही यूएन का फॉर्म किया गया था. इसके बाद हम देखते हैं कि ये कोऑपरेशन है. कोऑपरेशन में बात की गई थी कि कोऑपरेशन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कि हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेशन, हाउ टू मेक श्योर बेनिफिट्स आर जस्टली डिवाइडेड, एंश्योर दैट नो वन ब्रेक्स द एग्रीमेंट. सो कोऑपरेशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम कहें तो यूनाइटेड नेशंस की हेल्प लगती है. यूनाइटेड नेशन मेक श्योर करता है रूल्स को गवर्न करने में, एग्रीमेंट को साइन करने में, ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने में. तो इंटरनेशनल हमारी इन सब में हेल्प करता है. इसके बाद देखेंगे हम इवोल्यूशन की बात करें तो हमने इवोल्यूशन देखा यूनाइटेड नेशंस का. इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन की बात करें तो इट प्रिवेंट्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इसकी बात करेंगे ये लिमिट करता है हॉस्टिलिटीज़ को एंड प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड शो पाथ ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशंस. सहयोग की बात करता है एंड इसके बाद रिड्यूस हॉस्टिलिटी इफ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन कंट्रीज, वर्क टू रिड्यूस एनमिटी. इसके बाद हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस अक्रॉस मेंबर नेशन. ओके, सो नेशंस को असिस्ट करता है या उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है, प्रोवाइड असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू द वेरियस कंट्रीज इन नीड. एंड बाय द 2011 हमें यहाँ पर 193 मेंबर्स देखने को मिलते हैं टोटल, जिसमें मेजर हमारा ऑर्गन रहता है. यूएन में मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो वी हैव जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं. एंड सेकंड वी हैव सिक्योरिटी काउंसिल and that is most important organ of the UN Security Council, जो मेजरली रोल प्ले करता है यूएन में. एंड देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑर्गन्स के बारे में. इसके बारे में बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में. तो बात करेंगे सबसे पहले हम जनरल असेंबली के बारे में. तो इसमें 193 कंट्रीज इंक्लूड हैं जो 193 मेंबर्स की तरह इसमें अपना रोल निभाती हैं. सो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जहाँ पर जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स इंक्लूड है एंड ईच कंट्री हैज़ 1 वोट एंड सिंपल और 2/3 मेजोरिटी में हम देखने को मिलती है. इसके बाद हम बात करेंगे अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, एंड विच इज़ जनरल सिक्योरिटी काउंसिल. असेंबली की बात हमने कर ली. इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें 5 परमानेंट एंड टेम्परेरी, दैट इज टोटल 15 मेंबर्स एज वी सी. इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में. सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है एंड मेंटेन भी यही करता है. जहाँ पर हम देखेंगे 5 मेंबर्स एंड परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर
स्टूडेंट्स मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो सॉरी फॉर दिस. 5 members have veto power and non-permanent member टेम्परेरी मेंबर्स के पास ये पावर नहीं है. एंड नॉन परमानेंट टेम्परेरी मेंबर्स की बात करें तो ये हर 2 साल में इसका इलेक्शन होता है एंड कोई भी री इलेक्टेड नहीं हो सकता कॉन्जिक्यूटिवली ईयर वाइज. तो देखने को मिलेगा हर 2 साल में इलेक्शन देखने को मिलता है. चेन का सर्कुलेशन होता रहता है. इसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट मेंबर्स की. तो परमानेंट मेंबर्स में हमसे क्वेश्चन मेजरली एंड पूछा जाता है. इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है यूएन में. इसमें हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो वो है यूएस. सेकंड की बात करें वो है यूके. थर्ड की बात करें वो है रशिया. फोर्थ की बात करें तो वो है फ्रांस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाइना. एंड मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ अपने इंडिया को, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसका मेंबर नहीं है. एंड आगे देखेंगे क्यों नहीं है और क्या डिमांड करता है, आगे देखेंगे इसके बारे में जानेंगे. एंड सबसे पहले हमने वीटो पावर्स के इंक्लूडेड मेंबर्स की बात करी. यहाँ पर सारे वीटो पावर्स जिनके पास है उन मेंबर्स की बात करी. तो ये सब याद रखेंगे. 5 मेंबर्स के नेम याद रखेंगे. कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें से इंक्लूड एंड एक्सक्लूड करने होते हैं ऑप्शंस को. तो ये सब याद रखेंगे. यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना. बात करें वीटो पावर की तो वीटो पावर को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वीटो पावर. अगर वीटो पावर सच एज अगर हमारा टॉपिक रशिया यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो एक तरफ है नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 4 परमानेंट मेंबर. वहीं पे अगर इसमें रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया इटसेल्फ डिनाई द रेजोल्यूशन और एनी अमेंडमेंट, तो वो रेजोल्यूशन एंड वॉर को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. वाई बिकॉज वीटो पावर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल है इसमें. अगर एक भी पावर ने वीटो अपना यूज़ किया तो बाकी सबका जो वहाँ पर मत है, वहाँ पर सहमति है, वो कलेक्टिवली डिनाइल को शो करती है. यहाँ पर उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती. अगर एक भी मेंबर्स के वीटो पावर मेंबर ने वहाँ पर उसको डिनाइल अपना शो किया है, वहाँ पर उसका अपना वोट नहीं दिया है, उसका अपोज किया है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता. एंड दैट इज़ वीटो पावर, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है एंड मेजर रोल का जियो पॉलिटिकली एंड काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इसका, जो परमानेंट मेंबर्स के पास ही होता है. इसकी बात करेंगे इसकी एजेंसी की एंड स्पेशलाइज बॉडी की. तो इसमें इंक्लूड है, इसमें हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जिसमें 15 मेंबर्स हैं एंड इसका हेडक्वार्टर हेग में है. इसके बाद हम सचिवालय की बात करते हैं, विच इज़ सेक्रेटेरिएट, जिसमें जनरल सेक्रेटरी एंड स्टाफ में इंक्लूड होते हैं जो न्यूयॉर्क में है. इसके बाद हम इकोनॉमिक्स के सोशल काउंसिल की बात करते हैं, इसमें 57 मेंबर्स हैं जो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है. इसके बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की, जो इसमें 14 मेंबर्स इंक्लूड हैं एंड जो न्यूयॉर्क में. बात करें ट्रस्टीशिप काउंसिल की, सो 1994 में पलाऊ के मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएशन के बाद इसका डिसइंटीग्रेट हो गया था एंड अब ये इसका मेजर रोल नहीं रहता है. इसके अलावा यहाँ बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की. हम जैसे बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है रिटर्न पॉलिसी ऑफ डिफीट वर्ल्ड वॉर सेकंड नेशन एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक्स एंड ओरिजिनली कंप्राइज्ड 11 मेंबर अबॉलिश्ड आफ्टर 1994 एज द पर्पस वाज फुलफिल्ड. यहाँ पर लास्ट जो कंट्री थी पलाऊ, उसकी इंडिपेंडेंस को मेक श्योर करके एंड उसके रीस्टैब्लिश को मेक श्योर करके यहाँ पर इसको अबॉलिश कर दिया गया था. एंड इसका एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी देखने को मिलती है जो 54 मेंबर्स इंक्लूड करती है. जनरल असेंबली की हमने बात कर ही लिया. जनरल असेंबली है आम सभा की हमने बात अभी की थी एज वी डिस्कस अर्लियर कि 193 मेंबर्स कंट्रीज रिप्रेजेंट करती है. ओनली बॉडी वेयर ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, ऑल मेंबर्स आर इक्वल, एनुअल सेशन हेल्ड एवरी ईयर, कंसीडर ऑल मैटर्स अंडर द यूएन चार्टर, प्लेटफॉर्म बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी एजेंसी को. सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द ताजमहल, इट्स अ सिंबल ऑफ लव, ये यहाँ पर इंक्लूड हो गया है. इसको इग्नोर करेंगे सब. ये एआई ने इसको इंक्लूड कर दिया. आई डोंट नो व्हाई. यूएन का ताजमहल का क्या कनेक्शन देगा जो एआई ने खुद इसको इंक्लूड किया है. सो सॉरी फॉर दिस. इसको ध्यान नहीं देंगे, इसको इग्नोर करेंगे. आगे बात करते हैं अपने यूएन की एजेंसीज के बारे में, विच इज़ यूनेस्को, यूनिसेफ एंड ILO. इसके अलावा हमें यहाँ पे UNDP, the system is not working properly, so sorry for the delay students.
यहाँ पर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो हमें मेक श्योर करता है एम्पावर्ड लिव्स के लिए एंड रेजिलिएंट नेशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को, UNHRC, जो ह्यूमन राइट्स की वकालत करता है। इसके बाद हम UN रिफ्यूजी एजेंसी को देखेंगे, विच इज़ UNHCR। यहाँ पर रिफ्यूजी एजेंसी, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इतनी सारी एजेंसीज एंड मेंबर्स जो UN इंक्लूड करता है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे फ्रेम हो सकता है कि which one of the organization has umbrella term included। so यहाँ पर हम देखेंगे UN एक umbrella की तरह वर्क करता है, एक umbrella टर्म है। सो इट इज़ कंसिडर एज अ अम्ब्रेला टर्म, जहाँ पर हम एजेंसी को देखने को मिलता है, ऑर्गन्स देखने को मिलती हैं। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जहाँ पर एक ही छतरी के नीचे काफ़ी सारे मेंबर्स एजेंसीज वर्क करती हैं, इनका मेजर रोल रहता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एंड यूएन के प्रेजेंट सिक्योरिटी जनरल की बात की जाए, एंड जो नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल है, जो हम 9th सेक्रेटरी जनरल की बात करें, जो 2070 से अभी तक प्रेजेंट है, वो है हमारे, वेट स्टूडेंट, माय पेन इज नॉट वर्किंग, वेट। सो इज एंटोनियो गुतेरेस। ये सब याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड प्रेजेंट की हमने देखा 9th सेक्रेटरी जनरल देखिए UN के, बट स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भी याद होने चाहिए। जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट की, तो वो है हमारे ट्रिगवेली। सेकंड की बात करें तो वो है हमारे डॉग हैमरशॉल्ड, डॉग H लिख देती हूँ, समझ जाइएगा। थर्ड यहाँ पर हमारे पास है यूथांट। सो ये फर्स्ट 3 आपको याद रखने हैं। एंड प्रेजेंट की बात करें तो एंटोनियो गुतेरेस को भी याद रखना है हमें। एंड इसकी एजेंसी के बारे में हमने देख लिया। सो कुछ और एजेंसी को देख लेते हैं जो आपके NCERT में मेंशन है, विच इज़ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो 4 नवंबर को स्टैब हुई थी एंड 1946 में। इसके मेंबर 193 जो UN के भी मेंबर है। एंड इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। एंड प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, स्प्रेड लिटरेसी अमंग मेंबर नेशंस एंड डिक्लेयर्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया हैज़ 38, ये भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया हैज़ 38 साइट्स सच एज आगरा फोर्ट, जनता केव्स एंड टेम्पल। एंड याद रखेंगे। के बाद हम बात करेंगे यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की, एंड फाउंडेड इन 1946, मेंबर 93, एंड न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे, वर्क्स फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर वर्ल्ड वाइड, चिल्ड्रन के वेलफेयर की बात करता है ये। एंड इंश्योर चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पर चिल्ड्रन के एक्सपेक्टेशंस को कंसीडर करता है। इसके बाद हम बात देखेंगे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड जो फाउंड हुआ था 1919 में। एंड इसके मेंबर है 187, एंड इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे सब, इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है PYQs में। एंड NTA का फेवरेट क्वेश्चन हेडक्वार्टर में से भी बनते हैं आपसे, मैच ऑफ द फॉलोइंग का कॉलम एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन का कॉलम दे दिया जाता है, एंड उसको मैच करना होता है। तो मेक श्योर आप सबके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज के बारे में उनके हेडक्वार्टर के साथ याद रखेंगे। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो नेक्स्ट वी हैव क्रिएट सेफ्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर वर्कर्स ग्लोबली, encourage women and men in productive work, protect workers from forced labor and discrimination। इसकी बात करें, हम लेबर की बात करेंगे तो वर्कर्स की प्रोटेक्शन की बात की जाएगी, एंड फोर्स लेबर को एंड डिस्क्रिमिनेशन को वहाँ पर कंसीडर किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इसके बाद हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बोर्ड को देख लेते हैं, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था 194 कंट्रीज़ के साथ। इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में। तो हमारे 2 हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोथ कंट्रीज हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ सिंस 1948। 6 रीजनल ऑफिस वर्ल्ड वाइड है यहाँ पे। साउथ एशिया रीजनल ऑफिस यहाँ पर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, हमारे कैपिटल में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को।
work in the field of health across the world, provides health facilities globally, raises the health standard of people worldwide. Members countries contribute to its work. In India, WHO has contributed to eliminating smallpox, polio, providing vaccines, medicines for infectious diseases. These all are major objective of WHO. इसके बाद हम देखेंगे रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर, इसके बारे में बात करेंगे। रिफॉर्म्स की बात करेंगे कोल्ड वॉर के बाद UN के लिए, क्या उसको अपडेट मिला है, क्या उसमें चेंज देखने को मिला है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। यहाँ पर देखने को मिलता है हमें सिक्योरिटी काउंसिल, नीड फॉर रिफॉर्म। सिक्योरिटी काउंसिल में हमें कुछ रिफॉर्म्स की एंड चेंज की नीड है, तो हम देखेंगे रिफॉर्म्स के बारे में। सो हम फर्स्टली देखेंगे कि किन टाइप्स के रिफॉर्म की बात करते हैं हम अपने UN में। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड सेकंड वन इज फंक्शनल। ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है अपने एग्जाम में, सो मेक श्योर ये 2 टाइप्स को आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड फंक्शनल रिफॉर्म्स। पर देखेंगे हम इसको कैसे, कहाँ पे एंड क्या टेक्निक से रिफॉर्म कर सकते हैं। एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल मेजर जो पीस और वॉर रिलेटेड डिसीजंस को देखता है, वहाँ के स्ट्रक्चर में क्या स्ट्रक्चर के चेंज की हमें डिमांड देखने को मिलती है। सो यहाँ पर हम देखेंगे वाई चेंज इज नीडेड। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। द UN एंड सिक्योरिटी काउंसिल वर फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, जैसे कि हम जानते हैं। द नंबर्स ऑफ मेंबर हैज नॉट चेंज बट द वर्ल्ड हैज। There are demands to increase both permanent and temporary members, especially from Asia, Africa, and Latin America. All agree reforms are needed, but consensus on how remains elusive. So बात करें यहाँ पे, बात करते हैं यहाँ पे कि स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है क्या परमानेंट मेंबर इंक्रीज कर सकते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स की मेंबरशिप के बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स हैज़ नॉट चेंज, कि नंबर ऑफ मेंबर्स को चेंज नहीं किया गया है, बट वर्ल्ड को देखें हम ग्लोबली तो वो काफ़ी चेंज हो चुका है कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर आर डिमांड टू इंक्रीज बोथ परमानेंट एंड टेम्प्रेरी मेंबर्स। यहाँ पर हम परमानेंट मेंबर एंड टेम्प्रेरी मेंबर दोनों के इंक्रीज की डिमांड देखने को मिलती है। जहाँ से वो डिमांड देखने को मिलती है हमें एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से। एंड एशिया से तो एशिया का, साउथ एशिया का हमें रिप्रेजेंटेशन फिर भी देखने को मिलता है चाइना का, बट अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका का बिल्कुल नेग्लिजिबल है एंड अननोटिसेबल है अभी तक वहाँ पर मेंबरशिप UN में। एंड ऑल एग्री रिफॉर्म्स आर नीडेड बट कंसेंसस ऑन हाउ रिमेन्स इल्यूसिव। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंप्लेंट्स की, जो 1992 जनरल असेंबली में देखने को मिलती है हमें। पर देखेंगे हम कि क्या हमें देखने को मिलता है चेंज एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट कंट्रीब्यूशन से, क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं जहाँ पर UN बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस की, वहीं सिक्योरिटी जनरल्स एंड कंट्रीज की डिमांड है कि वो डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स पे अपना मेजर रोल शिफ्ट करें एंड इस पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। सो इसके बाद हम देखते हैं इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि हम देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव चेंज अ लॉट एंड स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर। वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है 1945 के टाइम से, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम से। तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है कोल्ड वॉर, आफ्टर द कोल्ड वॉर, एंड कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें यूएसएसआर का कोलैप्स देखने को मिलता है एंड राइज ऑफ चाइना देखने को मिलता है इकोनॉमिक पावर के रूप में। थर्ड वन वी हैव ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड एशियन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ देखने को मिलता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें एशिया एंड अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज आते हैं। इसके बाद हमें मेंबर्स की न्यू मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं UN में 1945 के बाद, आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद। न्यू चैलेंजेस लाइक टेररिज्म, मेक श्योर माय पेन इज नॉट वर्किंग, वेट फॉर 2 मिनट। यहाँ हम बात कर रहे थे आफ्टर कोल्ड वॉर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो हम ये देख रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हमने डेवलपमेंट देखा, इकोनॉमिक्स का, एंड न्यू मेंबर्स देखे UN में। इसके बाद हम देखते हैं हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, न्यू चैलेंजेस एडेड एंड इमर्ज सच एज टेररिज्म देखने को मिलता है हमें, एंड क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, एंड डिसीज़ देखने को मिलती है, पैंडेमिक देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कोविड में देखा कि जो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा एंट्री एंड एग्जिट पे काफ़ी ज़्यादा रोक लगा रहा था कंट्रीज़ के, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कंट्रीज़ को लेके, कोविड को लेके, जो अभी तक जिसका कोरोना अभी तक कंसर्न बना हुआ है, कोविड, उसको अभी टोटली रिसॉल्व नहीं किया गया है। सो ये चैलेंजेस हैं हमारे पास कुछ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। एंड उसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन मेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ 1945 हैंडल द कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। हम यहाँ देखेंगे 1945 के टाइम पर जो हमें यूएन का एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। सो अभी तक इसका सोल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाए हैं कंट्रीज एंड इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिला है। तो हम क्या रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर को देखने, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे की कंप्लेंट्स को देखेंगे जो 1992 में हमें देखने को मिलती है यूएनजीए रेजोल्यूशन में, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स की बात की गई है एंड 3 मेन ग्रीवांसेज वर रेज्ड। फर्स्ट, the Security Council no longer represent political reality, and decision affect Western values and trust with the dominance of few countries. There is no equal representation in the council. So हम यहाँ देखने को मिलता है कि रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी रियलिटी को हैंडल नहीं करती है, फेस नहीं करती है, एंड रोल्स में अपना काफ़ी ज़्यादा रोल नहीं रहा है यूएन का इसको निभाने में। सो ये हमारा फर्स्ट जो था कंप्लेंट था। सेकंड हमको देखने को मिलता है डिसीजंस रिफ्लेक्ट वेस्टर्न वैल्यूज, यहाँ पर हम देखने को मिलता है यूएनएससी एंड जनरल असेंबली। यूएनएससी फेवर्स वेस्टर्न पावर्स, यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स को, वैल्यू को, इंटरेस्ट को डोमिनेंस देखने को मिलता है, फेवर वहाँ पर देखने को मिलता है हमें यूएन में। सो थर्ड वी हैव देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल, एंड यूएनजीसी एंड यूएनएससी टेक लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर का वीटो पावर एंड डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी के कोलैप्स को, डिक्लाइन को शो करता है। वहीं पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की इंक्रीज मेंबर्स को इंक्रीज करने की बात नहीं करता है। तो इसमें देखते हैं कि हम मेंबर्स को चूज़ कैसे कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर, यहाँ पर बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो रिफॉर्म प्रपोजल आया था कोफी अन्नान की तरफ से, जो बात करते हैं कि इन्होंने बात करी थी 1 Jan 1997 इनिशिएटेड एन इंक्वायरी ऑन हाउ यूएन शुड बी रिफॉर्म। यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, तो याद रखना है हमें यूएन रिफॉर्म का प्रपोजल कौन देते हैं, कोफी अन्नान, याद रखेंगे सब, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं न्यू क्राइटेरिया सजेस्टेड फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी मेंबरशिप, लार्ज इकोनॉमिक पावर, लार्ज मिलिट्री स्ट्रेंथ, contribution to the UN budget, large population, respect for democracy, human rights, representation of the global diversity in the geography and economic and culture। ये सब जो पॉइंट्स हैं कि हाउ टू चूज न्यू मेंबर, तो ये सब जो पॉइंट्स थे, जो मेजर इकोनॉमिक मिलिट्री पावर होगा, मेजर कंट्रीब्यूटर यूएन के बजट में करेगा, एंड लार्ज पॉपुलेशन होगी, एंड रिस्पेक्ट करता होगा डेमोक्रेसी की एंड ह्यूमन राइट्स को, एंड यूएन मेक्स यूएन मोर रिप्रेजेंटेटिव, यूएन के रेजोल्यूशंस की सपोर्ट करता होगा, एंड यूएन के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता होगा। ये सब रोल, ये सब जो क्राइटेरिया है, ये नए मेंबर्स की ओर ले जाता है। बट यहाँ पे भी हमें क्लैरिटी नहीं देखने को मिलती है, यहाँ पर हम क्लैरिटी लैक करती है, लैक ऑफ क्लैरिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। लैक ऑफ क्लैरिटी की बात करें कि न्यू मेंबर्स की क्राइटेरिया की तो बात हमने करी कि ये सब क्राइटेरिया हैं जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, दैट अटेन परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन। सो लैक ऑफ क्लैरिटी हमें देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक कितनी बिग होनी चाहिए, कि हाउ बिग इकोनॉमी को मिलिट्री होनी चाहिए, एंड सेकंड देखते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन हमें बजट में, यूएन के बजट में होना चाहिए, यूएन बजट में कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एंड थर्ड बात होती है कि कितनी बिग पॉपुलेशन, या फिर जैसे कि बिग पॉपुलेशन एक बर्डन और एडवांटेज दोनों हो सकता है, तो किस पॉपुलेशन की बात जो की गई है मेंबरशिप के लिए, ये हमें इसका क्लैरिटी नहीं देखने को मिलती है। सो आगे देखेंगे इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। अभी तक ये क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। इससे पहले इसके एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की बात करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है वीटो पावर के लिए, एंड इसके बारे में बात करना हमें ज़रूरी है इसका फिनोमेना समझने के लिए। मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ द यूएन की बात करें तो इट इज़ वीटो पावर।
वीटो पावर। ये क्यों कंट्रोवर्शियल है? कॉज इट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। जैसे कि हमने ये देखा था अपने अर्लियर टॉपिक्स में एंड अर्लियर डिस्कशन में कि अगर अगर हमें रशिया यूक्रेन वॉर पर एक आम सहमति चाहिए, तो अगर एक भी मेंबर वहाँ पर इसको डिनाई करता है एंड 10 मेंबर्स एंड 4 पावर्स इसकी सहमति की बात करते हैं, वहीं पर रशिया इसको अपनी अपनी सहमति शो करता है, तो वहाँ पूरा रेजोल्यूशन और वो वॉर कभी नहीं रुक सकती है। तो ये एक डेमोक्रेसी की इक्वालिटी की बात को ये अगेंस्ट करता है वीटो पावर। सो ये हमने देखा था, ये कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीटो पावर को क्या ख़त्म किया जा सकता है। ये वीटो पावर को ख़त्म करने के लिए भी हमको सहमति की नीड होगी, जो हमें नहीं देखने को मिलेगी किसी मेंबर के लिए, कि कोई नहीं चाहता कि वीटो पावर को ख़त्म किया जाए इसका, क्योंकि वीटो पावर का पॉलिटिकली एंड जियो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये वीटो पावर। सो अगर हम यूएस को देखें, अगर यूएस की वीटो पावर को हम हटा दें, तो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर का किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, उसके नोटिसेबल हो जाता है। अगर सुपर पावर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, तो दैट्स वाई यूएस का इंटरेस्ट लूज नाउ। दैट्स वाई वहाँ पर वीटो पावर को दिया गया है कि इंटरेस्ट शो करे एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड हर एस्पेक्ट में यूएस का कंट्रीब्यूशन हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हम बचपन में करते थे कि जिसका बैट रहेगा वो सबसे पहले बैटिंग करेगा, तो वैसे ही होता है कि अगर सुपर पावर्स में इंक्लूड है, तो वहाँ पर बजट वाइज एंड उसके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद देखते हैं हम इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस को। देखा जाए तो इंडिया सपोर्ट करता है यूएन के रिफॉर्म्स को हमेशा। इसमें हम बात करते हैं इंडिया स्टैंड ऑन यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया सपोर्ट्स चेंज टू द यूएन स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। ये हमने बात करी। बिलीव्स द यूएन इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज ग्रोन। सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन इज अ नीड ऑफ द आवर। एक्सपेंशन वुड मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल सॉलिडारिटी। डेवलपिंग नेशन मस्ट हैव अ वॉइस इन मेजर डिसीजंस। इसके बाद हम बात करेंगे, ये सब हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं कि एक्सपेंशन की, मोर रिप्रेजेंटेशन की एंड डेवलपिंग नेशंस के वॉइस की बात भी करता है इंडिया। एंड इंडिया हिज क्लेम फॉर परमानेंट मेंबरशिप, ये हम बात कर रहे थे अपने, जब हमने वीटो पावर्स के नेम्स को देखा, तो हम वहाँ पर हमने मेंशन किया था कि हम देखेंगे इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में क्या हर्डल बन रहा है, क्या हैम्पर कर रहा है, तो ये हम देखेंगे। इंडिया सीक्स अ परमानेंट सीट इन अ रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स अ क्रेडेंशियल इंक्लूड। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए लार्ज इकोनॉमी होनी चाहिए, एंड लार्ज इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन तो है, वर्ल्ड की लार्ज पॉपुलेशन हमारे पास है, एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी हम है, एंड पार्टिसिपेट्स करते हैं यूएन के हर प्रोग्राम पे, एंड उसकी पॉलिसी मेकिंग को अप्रिशिएट करते हैं, एंड पार्टनर इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस के एफर्ट्स की बात भी करते हैं। हम रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर के रूप में ग्लोबली देखने को मिलता है। हमारी इमेज एंड रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, एंड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है इंडिया ने टाइम से यूएन में अपना बजट को कंट्रीब्यूट ना किया हो। इंडिया इज अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन बजट, कभी भी डिमांड नहीं किया गया। यूएन अपना टाइमली यूएन बजट को कंट्रीब्यूट करता है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड रिफॉर्म्ड यूएन की बात करता है, जो नेसेसरी है सिक्योरिटी बेस्ड डेवलपमेंट और कोऑपरेशन के लिए, एंड इसके कॉम्पोजिशन की चेंज की बात करता है। जैसे हम देखेंगे 1945 में हमको 51 मेंबर्स देखने को मिलते हैं टोटल, जो अब हमें देखने को मिलते हैं वो है 193 मेंबर्स। बट बात की जाए सिक्योरिटी काउंसिल की, अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, जो स्टार्टिंग में थे 5+6, जहाँ पर 5 परमानेंट थे एंड ये टेम्परेरी थे, वहाँ हम देखे जाए तो 1965 में 15 कर दिए गए थे टोटल, जहाँ पर अभी भी 5 परमानेंट ही रहे थे एंड जो टेम्परेरी थे उनको 10 किया गया था। दैट मेक्स 15 इन टोटल। सो ये हम देखने को मिलता है। तो हमें बात की कि कैसे रिफॉर्म्स की बात करते हैं इंडिया, एंड कैसे परमानेंट मेंबरशिप को क्लेम करता है, क्योंकि जो हमारे लार्ज डेमोक्रेसी है एंड हम मोस्ट पॉपुलेटेड हैं, पार्टिसिपेट करते हैं यूएन के इनिशिएटिव में, पीस मेकिंग मिशंस में, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बेसिकली हम देखने को मिलती है। हम इंडिया की बात करें तो, एंड कोई भी हमारा पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है। एंड यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप वाई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जियो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है
वीटो पावर हमें मिलती है, जो किसी भी डिसीजंस को अगर इंडिया एक बार डिनाई कर दे तो वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इंडिया के हक में भी चीज़ें हम चेंज करने की इनिशिएटिव ले सकते हैं। एंड जियो पॉलिटिकली, चाहे वो इंडिया का इनिशिएटिव हो क्लाइमेट पे, चाहे रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स पे, चाहे यानी माइग्रेंट प्रॉब्लम्स पे एंड टेररिज्म के प्रॉब्लम पे, बट ये ईजी नहीं है। वाई इट इज़ नॉट ईजी? कॉज इंडिया के कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्नेक्स की तरह हैं। जैसे कि हम बात करें तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान कभी भी अपना चाहिए नहीं जाएगा कि हम वहाँ के यूएन की मेंबरशिप को परमानेंट रिटेन करें। एंड सेकंड वी हैव जो हमारा ना कहे बिल्कुल। जो हम देखें तो चाइना 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 भी चाइना को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले। चाइना हमेशा इसका अपोज करता है। बाकी साउथ एशिया से हमें चाइना फिर भी देखने को मिलता है, एशिया का एक रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को मिलता है यूएन में। बट ऑन द अदर साइड हमें देखने को मिलता है कि जो इमर्जिंग पावर है सच एज जो इमर्जिंग पावर्स हैं सच एज जापान एंड जर्मनी एंड ब्राज़ील, ये कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं एंड ग्रोथ देखने को मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, ये भी एक हमारे पास एक परप्लेक्स सिचुएशन है इन सब के लिए। हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऐसे कॉन्टिनेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमें यूएनएससी में या फिर यूएन में देखने को नहीं मिलता है, विच इज़ साउथ अमेरिका, हमने ऊपर बात करी, लैटिन अमेरिका हमने ऊपर बात की है इसकी, एंड अफ्रीका, ये जो हम देखते हैं। बट ये भी ईजी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे यूएन ना यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अदर की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हम बात करेंगे तो यूएन एंड यूनिपोलर वर्ल्ड की। तो हम जैसे कि हम देखते हैं आफ्टर कोल्ड वॉर यूएसए एक मात्र पावर के रूप में, हमें सुपर पावर के रूप में देखने को मिलता है। बट क्या यूएन इसको लिमिट कर सकता है? एंड ये देखें तो ये बात हमें देखने को मिलती है यूएन एंड वर्सेस यूएस की। सो क्या यूएन लिमिट कर सकता है एंड क्या बैलेंस कर सकता है पावर को? क्या यूएन बैलेंस करता है यूएसए की पावर्स को? तो देखेंगे यहाँ पे, बात करेंगे यहाँ पे यूएसए एंड यूएन की, यूएन एंड यूनिपोलर वर्ल्ड। सो देखेंगे जहाँ पर एक ही सुपर पावर हमें देखने को मिलती है मेजरली। सो पोस्ट कोल्ड वॉर era, the USA is the most powerful nation with no rival. It can ignore international organization due to its military economic strength. The UN is headquarters in the US, and America can block any resolution using its veto power. जैसे कि हमने बात की. However, the UN still provides a platform for 190 plus nations to debate, critique, and find middle ground on US policies. Despite disagreement, the US acknowledges the UN is essential for socio-economic development and conflict resolution. जहाँ पे हम देखते हैं कि US की हमें एक strong military एंड इकोनॉमी हम देखते हैं हाईएस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की। इसके बाद हम बात करते हैं यूएन कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके हेडक्वार्टर की। तो हमें देखने को न्यूयॉर्क को देखते हैं एंड फोर्थ देखते हैं हम यूएन सेक्रेटरी जनरल इलेक्शंस को। जहाँ पर यूएस फ्रिक्वेंटली अपनी वीटो पावर का यूज़ करता ही है एंड वीटो पावर भी प्रोमिनेंट बन जाती है। सो ये तो हमारे मेजर पॉइंट्स थे जो हमने देखे। एंड ओवरऑल हम देखा जाए तो यूएन कहीं ना कहीं यूएसए को टोटली कंट्रोल एंड बैलेंस नहीं कर सकता है। ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है कलेक्टिवली, बट इट कांट कंट्रोल टोटली USA and its power. So UN is important for the sake of discussion platform. 190 plus nations को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है एंड हेयर कंट्रीज मॉडिफाई यूएस पॉलिसी एंड एटीट्यूड्स एंड डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करती है, डिस्कशन करती है, आर्गूमेंट करती है, कॉम्प्रोमाइजेस करती है, रेजोल्यूशन देखती है। अब हम देखें कि यूएन यूएस की पावर को लिमिट नहीं करता है, बट कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। तो इसलिए हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ये आपने सुना होगा, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। एटलीस्ट 190 प्लस कंट्रीज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना कलेक्टिवली। एंड 2005 में सब नेशंस के न्यूयॉर्क में हमें समिट देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रोमिनेंट इवेंट था हमारे लिए। सो देखेंगे ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं इकोनॉमी को, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो एंड ग्रोथ हो, ह्यूमन राइट्स हो। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इश्यूज़ को सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेट करती हैं, सोसाइटी एंड इश्यूज़ को इंटर रिलेट करती हैं, को रिलेट करती हैं एंड उन पर डिस्कशन प्रोवाइड करवाती हैं एंड सपोर्ट करती है।
सो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ डिपेंड करता है वहाँ किसी भी गवर्नमेंट एंड पीपल के नेशनल नेशनल इंटरेस्ट पे प्लस ग्लोबल इंटरेस्ट पे। हाउ हाउ दे कैन एक्सट्रैक्ट देयर देयर इंटरेस्ट फ्रॉम यूएन। यूएन को वो कैसे यूज़ करते हैं, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो ग्लोबल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो अपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। सो ये हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स के जैसे फ्रेम क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलती है। सो ये हम देखेंगे अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से 1 मार्क्स के फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, 1 लाइनर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को। एंड फर्स्ट वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो शॉर्ट टर्म लोन की बात करता है, ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं हमें कंट्रीज को। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, तो ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है कंट्रीज को, एंड विच इज फाउंडेड इन 1995। हेडक्वार्टर हमें वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है, 189 इसके मेंबर हैं, एंड ये ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करता है। एंड जिसकी बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, तो फाउंडेड इन 19 जुलाई 1944। 1995 हमको बाद में देखने को मिलता है, वर्ल्ड बैंक में पहले देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म लोन की बात करता है। एंड इट हैज़ 189 कंट्रीज मेंबर्स, वर्क ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, ये सब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसके बाद हम बात करते हैं IAEA के बारे में, जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। यस इट इज़। सो यहाँ पर हम बात करेंगे फाउंडेड इन 1957, Vienna, 177 मेंबर्स इसके इंक्लूड है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रमोट करता है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ को। इसके बाद हम बात करेंगे आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, विच इज़ फाउंडेड इन 1961। इट्स 61, मेक श्योर कर लेते हैं, वहाँ पर पेन से सबको दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार देख लेते हैं। ये हमारे लिए और फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। यस, इट इज़ फाउंडेड इन 1961। 1961 एंड लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ एनजीओ टाइप रोल प्ले करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जहाँ पर कैंपेन्स फॉर ह्यूमन राइट्स ग्लोबली होते हैं, जो प्रमोट करता है एंड ह्यूमन राइट्स की वकालत करता है ग्लोबली। सो इसमें 7 मिलियन प्लस मेंबर इंक्लूड है, वॉलंटरी, जो एक एनजीओ की तरह वर्क करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके बाद बात करेंगे हम ह्यूमन राइट्स वॉच की, एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1978 न्यूयॉर्क में, एडवोकेट रिसर्च ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर कैंपेन हमें देखने को मिलता है ह्यूमन राइट्स के लिए ग्लोबली, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्क्स में देखने को मिलता है। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, सो ये रिसर्चर है, एडवोकेट्स करते हैं ह्यूमन राइट्स को। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, फाउंडेड इन 1863 जेनेवा, 97 बिलियन प्लस वॉलंटियर्स, एड्स, वॉर एंड वायलेंस विक्टिम्स। ये देख लिया, आई होप समझ आ गया वो सबको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं समझाने के लिए। सो ये फैक्ट्स याद रखेंगे सब। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का जनेवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जनेवा है, एंड WHO का भी जनेवा हेडक्वार्टर, सो ये याद रखेंगे। 3 हेडक्वार्टर्स की हमने बात करी, एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस, एंड यहाँ पर पेन मेरा वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, वरना मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती। चलो आगे देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे ग्रीन पीस के बारे में। ग्रीन पीस के बारे में देखेंगे, जो 1917 में फाउंड हुआ था, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, एक्टिव इन 6 कंट्रीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज आवर चैप्टर, दिस इज आवर इंटरनेशनल, दिस इज आवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सिक्योरिटी चैप्टर की। आई होप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर करना कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, और आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, एंड लाइक एज वेल, एंड शेयर भी करेंगे अगर आपको लगता है किसी के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है, या लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो आपको इस चैनल को सपोर्ट दिखाना है, चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स आप। सो थैंक यू, स्नेहा पोल दिस साइड। आई होप
यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी सिक्योरिटी क्लास से। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय। स्नेहा बोल दिस साइड।